ओके गाइस, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल। और चैप्टर 1 में सबसे बड़ा रोल कौन निभा रहा है? SQC 1। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अभिषेक फोकस। SQC 1 का नाम क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म 1 2 3 4। आई होप 1 2 3 4 याद है आप लोगों को। ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। ओके, अच्छा जी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद करने का तरीका ही बताया। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म, फुल स्टॉप। ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक चीज हो गई। अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट दूसरी चीज हो गई। 4 तरह के एंगेजमेंट्स होते हैं, चारों के चारों एंगेजमेंट इसमें हमने कवर कर लिए हैं। ओके, डन। अच्छा, नाउ SQC 1 का इंट्रोडक्शन क्या है? कोई भी सीए फर्म हो उसको SOQC, व्हाट इज SOQC? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। ओके, फर्म का SQC ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वो फर्म को क्या दे? वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनेबल एश्योरेंस दे। किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस? कि फर्म और उसमें काम करने वाले लोग कंप्लाई करते हैं किससे? PSRL। व्हाट इज PSRL? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्या हम लोग शॉर्ट कोड्स एग्जाम में लिख के आ सकते हैं? आंसर इज नो। ये आपके इंटरनल रीडिंग और स्टडिंग पर्पस के लिए है। आप हमेशा फुल फॉर्म ही यूज करेंगे एग्जाम में। रीजनेबल एश्योरेंस, फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद PSRL, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, एंड रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म आर एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस। याद रखिए SOQC का बेस यही है। जब भी कोई बोले कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है, तो आप यही बोलेंगे फर्म के काम में क्वालिटी है, इसका मतलब दे हैव फॉर्मुलेटेड SOQC and that SOQC is providing reasonable assurance with respect to two things. Number one, compliance with PSRL. Number 2, reports are appropriate in the circumstances. Done? Yes sir. आइए देन याद रखें SOQC के अंदर होगा क्या? SOQC के अंदर इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव अभी हमने ऊपर डिस्कस किए, इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होंगी। उन्हें हम लोग QCPP बुलाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। क्या SQC 1 सिर्फ ऑडिटिंग पे एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। दे आर एप्लीकेबल ऑन ऑल CA फर्म्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP के फॉर्मेट में बना रखी है, कैसे भी बना रखी है, उसके ऊपर जो है SQC 1 एप्लीकेबल रहने वाला है। क्या SQC 1 एक एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है या सारे एंगेजमेंट पे? सारे एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस चैप्टर, इसकी वेटेज 10 नंबर के आसपास की आपके एग्जाम में, कोई भी इसको स्किप करने के बारे में सोचेगा नहीं, बल्कि अच्छे से कवरेज करके हम इसकी जाएंगे। आइए, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कितने एलिमेंट्स हैं? कम ऑन एवरीवन, कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 6 एलिमेंट्स आर देयर। अच्छा जी, जैसे देश की नंबर 1 पार्टी क्या? बीजेपी, वैसे ही SQC 1 क्या है हमारा? भाई SQC 1 को हम किससे कंपेयर कर लेंगे? बीजेपी। यानी कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड 1 कौन सा? SQC 1। ओके, अब मैंने बीजेपी की बात मैंने बीच में क्यों लेके आया? क्योंकि मुझे आपको एलिमेंट्स याद कराने हैं, और एलिमेंट्स के लिए याद करने के लिए हमने किसको यूज किया था? बीजेपी के लीडर मोदी जी को। तो मोदी जी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ साथ में बहुत ही एथिकल नेता हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट और कंटिन्यू करते हैं। 3 बातें, मोदी जी लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ द रिलेशनशिप। फिर याद रखें उनके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, अमित शाह साहब है उनके पास। इलेक्शन परफॉर्मेंस, सॉरी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और मोदी है तो मॉनिटरिंग है। हाँ जी, मोदी है तो मॉनिटरिंग है। ये 6 एलिमेंट्स आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। आप कोई भी टेक्निक यूज कीजिए, लेकिन ये 6 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, जो एक जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। हर CA फर्म का जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होगा, उसके अंदर 6 एलिमेंट जरूर होंगे। 6 एलिमेंट्स में एक बार फिर से आप लोगों के साथ रिपीट करूंगा। पहला एलिमेंट है लीडरशिप। फुल फॉर्म अगर मैं पूरा बोलूं तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सेकंड लाइन आएगी हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट, सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। फोर्थ इज ह्यूमन रिसोर्स, फिफ्थ इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंड सिक्स्थ इज मॉनिटरिंग। डन। अच्छा, अब याद रखिए इन सारे एलिमेंट्स को लेके हमें QCPPs बनानी है। इन सारे एलिमेंट्स को लेके हमें क्या बनानी है? QCPP। व्हाट इज QCPP? फुल फॉर्म बोल दो एक बार मन ही मन में, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। हमारी QCPP कैसी हो? हमारी QCPP प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो और प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो फर्म के पर्सनल को, फर्म के लोगों को। अब उस कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए? देखिए पूरा का पूरा फ्लो है, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो आपकी QCPPs बनेंगी SOQC को लेके, शॉर्ट कोड्स साथ साथ बोल पा रहे हैं? QCPP, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स। SOQC, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आपकी जो QCPP बनेंगी, एलिमेंट्स ऑफ SOQC को लेके
उसको अपने कम्युनिकेशन में क्या क्या करना है। तो नंबर 1, सच क्यूसीपीपी मस्ट सच कम्युनिकेशन मस्ट डिस्क्राइब द क्यूसीपीपी। जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं क्यूसीपीपी का, उसमें क्यूसीपीपी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब हो, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हो दैट व्हाट ऑब्जेक्टिव इट वांट्स टू अचीव, और साथ साथ में एक मैसेज हो दैट ईच इंडिविजुअल हैज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी एंड ईच इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद दीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फिर से सुन लीजिए, क्यूसीपीपी बनानी है और कम्युनिकेट करनी है, बना के उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। क्यूसीपीपी का जब कम्युनिकेशन हो रहा होगा उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, क्यूसीपीपी क्या है। नंबर 2, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। एंड नंबर 3, एक मैसेज के हर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी की हर इंडिविजुअल की, और साथ साथ में वी आर एक्सपेक्टिंग दी इंडिविजुअल्स टू कंप्लाई विद दीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। नाउ एक और खास बात जो आपके सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में होना चाहिए वो ये कि भाई फीडबैक ऑन क्वालिटी कंट्रोल को हमेशा एनकरेज करना है, और फीडबैक जो है इंटीग्रल पार्ट बनेगा आपके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का। एनकरेज फीडबैक एंड फीडबैक शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। आइए नाउ सबसे पहला एलिमेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैसे शुरू करा था हमने, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी इन द एंगेजमेंट्स। हाँ जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी इन द एंगेजमेंट्स। सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर विल होल्ड द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा जी, देन सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था। क्या वो असाइन कर सकते हैं ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। आंसर इज यस। जिसको असाइन किया उसके पास क्या होना चाहिए, ईएए। व्हाट इज ईएए? ईएए बोले तो एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड नेसेसरी अथॉरिटी। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, कम ऑन। यस सर, बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। ये 3 लाइन बोलने के बाद हमने फिर बोला मोटिवेशनल बात है। लिंक्डइन का पोस्ट लिखो बेटा, लीडर्स मस्ट सेट एग्जांपल टू एनकरेज द हाई क्वालिटी। तो लीडर्स हमेशा एग्जाम्पल सेट करेंगे फॉर हाई क्वालिटी वर्क। एंड SQC1 क्या बोलता है, दैट यू शुड डेवलप एन इंटरनल कल्चर recognizing quality as essential in the engagement. So, development of the culture of the organization, recognizing quality as essential part of the engagement is also the responsibility of leaders, that is CEO and managing partner. ओके, क्विकली एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। नंबर वन सीईओ और एमपी जो है उनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एमपी बोले तो मैनेजिंग पार्टनर। नंबर 2, सीईओ जो है ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकता है, हाँ, लेकिन किसको, जिसके पास ईएए हो, एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी हो। देन लीडर्स मस्ट सेट एग्जांपल टू एनकरेज हाई क्वालिटी एंगेजमेंट वर्क। एंड SQC1 requires firms to promote an internal culture, considering or quality as an essential part of quality as an integral part of the engagement. Now, this is an additional topic. Please इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप लीडर हैं और आप बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। How you are going to highlight the importance of quality in the firm's business strategy? Very important question for CA final. How a leader will highlight the importance of quality in firm's business strategy? Number 1, leadership must ensure quality overrides business strategy. यानी कि business strategy का नंबर 2 है और quality का नंबर 1 होना चाहिए। अच्छा, how we are going to do this? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज वर्क क्वालिटी। वो एग्जाम्पल याद रखिए, बिजनेस लाने के चक्कर में इंडिपेंडेंस और प्रूडेंस जो है वो हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज वर्क क्वालिटी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन मस्ट रिफ्लेक्ट कमिटमेंट टू क्वालिटी। Performance evaluation, compensation and promotion policies must reflect commitment to quality. And third part, sufficient resources must support quality control policies and procedure. आपके पास sufficient resources होने चाहिए quality control policy और procedure को support करने के लिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, आप एक CA firm के leader हैं। How you are going to ensure quality in firm's business strategy? Number 1, the quality should override the business strategy. फिर उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से क्वालिटी वर्क कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, promotion, compensation must reflect commitment to quality. And last but not the least, sufficient resources must be there to support quality control policy and procedure. रिवाइज करते समय आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, बेसिकली आप लोग स्क्रिबलिंग कर सकते हैं कुछ कीवर्ड्स की, जैसे कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज। ओके, आइए नाउ सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं। कितने एलिमेंट थे टोटल मिला के हमारे पास? 6। पहला एलिमेंट डन। सेकेंड एलिमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। पहले तो बिल्कुल बेसिक सा डिस्कशन है कि भाई फर्म की पॉलिसी प्रोसेस ऐसी हो जिससे फर्म को रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रही है फर्म और उसके पर्सनल। ठीक है साहब, बढ़िया। एथिकल रिक्वायरमेंट्स कहां पे लिखी हैं? कोड में। कोड में तो क्या लिखा है? 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल। आई होप 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल सबको याद है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। जब भी मन बोले हाँ हाँ याद है, एक बार याद करके देख लो भाई। ओके, मन
धोखा देने में एक्सपर्ट है। आइए, अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? हाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल वुड बी एम्फसाइज्ड, हाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल वुड बी एम्फसाइज्ड। तो आप बोलेंगे 4 बातें हैं जी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक्शन ऑफ लीडरशिप। नंबर 2, सीए फॉर्म में क्या होनी चाहिए? अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्प्रेड करो, मॉनिटरिंग करते रहो, और साथ साथ में एक प्रोसेस बनाओ कि नॉन कंप्लायंस से कैसे डील करना है। राइट, तो ये पार्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, स्किप मत कीजिएगा। कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल को एम्फसाइज किया जाए? एक्शन बाय द लीडरशिप, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स, देन उसके बाद मॉनिटरिंग, एंड देयर मस्ट बी अ क्लियर कट गाइडलाइन फॉर नॉन कंप्लायंस, यानी कि क्या प्रोसेस होगा नॉन कंप्लायंस को डील करने के लिए। ओके, नाउ एथिकल रिक्वायरमेंट हमारा सेकंड जो है वो एलिमेंट चल रहा है। उसके अंदर एक सब एलिमेंट आ गया इंडिपेंडेंस। यहां पे इंडिपेंडेंस के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है, वो हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के साथ, डोंट वेरी एट ऑल, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने क्या देखना है कि भाई फर्म का क्या काम है? फर्म ने अगेन ऐसी पॉलिसी प्रोसेस बनानी है जिससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले। किस बात को लेके? फर्म, इट्स पर्सनल, एक्सपर्ट हायर्ड बाय द फर्म एंड द नेटवर्क फर्म्स कंप्लाई विद द इंडिपेंडेंस। हाँ जी, कंप्लाई विद द इंडिपेंडेंस। ओके, फिर से बोलता हूं, एथिकल रिक्वायरमेंट का एक सब एलिमेंट बना दिया इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस को लेकर सबसे पहले ये बात बोली गई कि भाई ऐसी पॉलिसी प्रोसेस बनाओ जिससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि फर्म के लोग, फर्म के एक्सपर्ट, और साथ साथ में नेटवर्क फर्म्स ये कंप्लाई करती हैं इंडिपेंडेंस से। एक्सपर्ट के लिए ऐसे कौन सा आएगा? 620 आएगा, याद रखिएगा। अच्छा, ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर का रोल क्या है? बहुत सिंपल, with the help of these policy and procedure, firm will be able to communicate independence requirement, identify and evaluate threats to independence, action against the threats to independence. Very simple. With the help of these policy and procedure, firm will be able to, number 1, jaldi boliye, communicate independence requirement, identify and evaluate threats to independence, take actions against threat to independence। और एक्शन में क्या क्या हो सकता है? वैसे एक्शंस को बोलते हैं सेफगार्ड। सेफगार्ड से क्या कर सकते हो? ईदर यू कैन रिड्यूस और यू कैन एलिमिनेट दी थ्रेट। आइए, नाउ लास्ट टॉपिक, बहुत ही छुपा हुआ टॉपिक, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को लेके जो पॉलिसी प्रोसेस बनेगी उनका क्या रोल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ब्रीचेस, और एक सीए फर्म को विद रिस्पेक्ट टू ब्रीचेस क्या पॉलिसी एंड प्रोसेस बनानी चाहिए? ब्रीच विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंडिपेंडेंस। नंबर 1, वैसे तो शॉर्ट कोड क्या है इसका? नफरा। आई होप आप लोगों ने खुद से बनाया था, वेरी गुड। ब्रीच किया तो नफरा आएगी, वेरी गुड। ब्रीच किया तो नफरा आएगी। नफरा। एन से क्या था? नोटिफिकेशन। एफ से क्या था? फर्म रिस्पॉन्स। आर से क्या था? फेमिलियरिटी, थ्रेट। ओके, और ए से क्या था? एनुअल कंप्लायंस। ओके, आइए सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑफ ब्रीच फ्लो याद रखिए। ऑल द पर्सन हु आर सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंस मस्ट रिपोर्ट ब्रीच प्रॉम्प्टली टू द फर्म। Report of breach promptly to the firm. Okay. Then, firm must inform the breach to the engagement partner and ORP, other relevant person. Hello. EP, engagement partner and relevant person must report the actions taken. Then हमारे पास आ जाता है annual compliance. Written confirmation of compliance with firm's policy and procedure related to independence must be obtained by the firm at least annually. Is that clear? बोलिए। लास्ट में हमने बोला सेफगार्ड फॉर फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट पे लेके थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया आईसीए ने इस टॉपिक में, तो हमने भी कर दिया। आइए कीवर्ड्स आपको बता देते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फर्म शुड सेट क्राइटेरिया फॉर सेफगार्ड अगेंस्ट दी फैमिलियरिटी थ्रेट। पहली लाइन में तो कुछ नहीं कि भाई फैमिलियरिटी थ्रेट को लेके सेफगार्ड्स बनाने हैं, और सेफगार्ड्स बनाने समय पब्लिक इंटरेस्ट और सीनियर पर्सनल के टेन्योर को ध्यान में रखना है। हाँ जी, सेट द क्राइटेरिया फॉर सेफगार्ड। While setting the criteria, consider what? Public interest and हाँ जी personal tenure, senior personal tenure. Then हमारे पास हो क्या कह सकते हैं safeguards? रोटेशन और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। लिस्टेड एंटिटी के केस में फैमिलियरिटी थ्रेट ज्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती है, तो लिस्टेड एंटिटी के केस में SQC1 आपको खुद ही गाइड कर रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर रोटेशन विद इन 7 years शुड बी डन। यानी कोई भी एंगेजमेंट पार्टनर 7 साल से ज्यादा के लिए नहीं रह सकता है, except sole practitioner. For sole practitioner, they have suggested what? They must go under mandatory peer review. Easy. आइए एक बार फिर से इस टॉपिक को जल्दी से आप लोगों के लिए कंसाइज बना के रिवाइज करा देता हूं। रोल ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द इंडिपेंडेंस विद रिस्पेक्ट टू ब्रीचेस। इंडिपेंडेंस रिलेटेड, एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड जो आपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रीचेस, उसका क्या रोल रहेगा? ब्रीच करोगे नफरा आएगी। एन से क्या? नोटिफिकेशन। Whosoever was subject to the independence requirement must notify the breach of independence to the firm promptly. Okay.
फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फर्म मस्ट इन्फॉर्म द ब्रीच टू द एंगेजमेंट पार्टनर और अदर रिलेवेंट पर्सन एंड एंगेजमेंट पार्टनर और अदर रिलेवेंट पर्सन मस्ट रिपोर्ट द एक्शन टेकन। अच्छा जी। देन था एनुअल कंप्लाइंस। एनुअल कंप्लाइंस में रिटर्न कंफर्मेशन लेनी है हमने, क्या लेनी है, रिटर्न कंफर्मेशन लेनी है, किसकी, कंप्लाइंस की। कंप्लाइंस किससे, फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑन इंडिपेंडेंस फ्रॉम पर्सनल एटलीस्ट एनुअली। देन सेफ गार्ड फ्रॉम फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट के लिए सेफ गार्ड बनाने के लिए क्राइटेरिया सेट करेंगे। क्राइटेरिया में हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे क्या, नंबर 1 पब्लिक इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व है और सीनियर पर्सनल का टेन्योर कितना है। अच्छा जी। सेफ गार्ड हो क्या कह सकता है, रोटेशन कर दो और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करा लो। फैमिलियरिटी थ्रेट ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सी कंपनीज के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में। साथ में हो कौन सी कंपनीज के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में। और लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट याद रखें, लिस्टेड एंटिटी का अगर ऑडिट आप कर रहे हैं तो एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो 7 साल में जो है वो क्या हो जाना चाहिए, रोटेट हो जाना चाहिए। और साथ साथ में सोल प्रैक्टिशनर मस्ट अंडरगो मैंडेटरी पीयर रिव्यू। ओके, डन। चलिए जी, तो ये हो गई हमारी प्यारी प्यारी बातें। अच्छा, अगर किसी को ये डाउट है अभी कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या है, कौन करता है, डोंट वरी एट ऑल, एवरीथिंग इज कमिंग इन दिस चैप्टर ओनली। तो हम उसे बहुत डिटेल में कवर करेंगे। वैसे तो इंटरमीडिएट पे आपको चीजें पता होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम आगे उसको कवर कर लेंगे। डन। चलिए, ऑल द बेस्ट।